हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो है हमारा राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बारे में। ठीक है, ये जो चैप्टर ये है हमारा राष्ट्रवाद से रिलेटेड ही हम इसमें बात कर रहे हैं। तो कल हमने इसका इंट्रोडक्शन और कुछ बातें देखी थी और यहाँ पे हमने देखा था कि राष्ट्रवाद जो होती है तो सिर्फ इतना कह देने से कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं, अपने राष्ट्रीय गान का सम्मान करते हैं, तो इससे क्या राष्ट्रीयता हमें राष्ट्रवाद हम कह सकते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं या नहीं है। तो हमने ये भी देखा था कि सिर्फ इतना करना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है, और इसमें कुछ बातें हमने समझी थी और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बातें होती हैं ये जो कहते हैं, तो ये क्या कहती है, ये जो लड़की है कि यहाँ पे भूमंडलीकरण के इस दौर में दुनिया सिकुड़ रही है। यानी कि इसका क्या कहने का मतलब है कि भूमंडलीकरण यहाँ पे क्या हो रहा है कि दुनिया जो है सिकुड़ रही है। वो कैसे सिकुड़ रही है, हम एक विश्व ग्राम में रह रहे हैं, राष्ट्र अब अप्रासंगिक हो चले हैं। यानी कि इसका कहना है कि ये भूमंडलीकरण के दौर में दुनिया क्या है, एकदम से सिकुड़ती जा रही है, क्योंकि हमें कब विश्व ग्राम की बात करते हैं ना कि एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें और कहीं ना कहीं ये सही भी बोल रही है। देन इतना भी ऐसा नहीं कह सकते कि सही है, बस आपका मत हो सकता है। और आप चैप्टर पढ़ने के बाद आप में से जितने भी लोग हैं, जो भी जिस तरीके से समझे होंगे, उनका अलग अलग यहाँ पे मत निकल सकता है। ठीक है, तो इसने भी यही कहा कि मतलब हम विश्वग्राम में अब रह रहे हैं, तो ये क्या होता जा रहा है, जो राष्ट्र है अब अप्रासंगिक होता जा रहा है। यानी कि इसका जो महत्व है या प्रासंगिकता है वो कम होती जा रही है। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा कि ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब राष्ट्रवाद क्या है कि अब भी प्रासंगिक है। यानी कि राष्ट्रवाद अभी हम नहीं कह सकते कि मतलब खत्म हो गया, या हम लोग कहते कि चलो ठीक है, सारी दुनिया को, अपने राष्ट्र को हम पूरे विश्व में ही मिला लेते हैं, हम सब एक हो जाते हैं। अभी भी ऐसा नहीं है। और वो कहाँ पे, यहाँ पे एग्जाम्पल भी इसने दिया है कि क्या होता है कि आप इसे तब देख सकते हैं जब भारतीय क्रिकेट टीम बाहर खेलने जाती है, या तब जब हम बाहर बसे हुए भारतीयों को बॉलीवुड की फिल्म देखते हुए पाते हैं। यानी कि वो जो एक अलग से लगाव होता, आपका एक अट्रैक्शन होता अपने राष्ट्र के प्रति। तो इसने कहा कि ठीक है भाई, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण हो रहा है, हम वैश्विक ग्राम में रह रहे हैं, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एक भारतीय, ठीक है, जो एक भारतीय है बाहर रहने जाता है, बसने जाता है, काम के सिलसिले से जाता है, तो रियल में उसके अंदर जो भी गुण अवगुण है वो भारत के हैं। ठीक है, क्योंकि उसका बर्थ प्लेस जो है वो भारत का है। तो वहाँ जब जाता है वो, तो उसमें अब कई सारी मूवियों में आपको दिखाया जाता है कि रहते हैं वहाँ पे, और उसके बाद उनका कितना अपने देशवासियों के प्रति लगाव होता है। तो वो सारी चीज़ें आप मूवी में बहुत अच्छे तरीके से देखते भी हैं। ठीक है, तो लाइक उसी तरीके से इसमें भी यही बताया गया है कि जो किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो जब भी आपकी जो यहाँ की इंडिया वाली मूवी देखते हैं, ठीक है, यानी कि बॉलीवुड मूवियाँ देखते हैं, वहाँ हॉलीवुड मूवियाँ चलती फॉरेन कंट्री में। ठीक है, तो ये जब बॉलीवुड मूवियाँ देखते हुए आप पाते हो, तो यहाँ पे हाँ ऐसा लगता है कि अभी भी राष्ट्रीयता बची हुई है, राष्ट्रवाद की भावना इनके अंदर है। ये नहीं भूले हैं कि अभी हम भारतीय हैं। ठीक है, कहीं न कहीं उन्हें याद है। और हमें, जब तक हम घर में रहते हैं तो रियल में हमें उसका एहसास नहीं होता है, बट जब हम बाहर जाते हैं तो फैमिली की कीमत, घर की कीमत, अपने गाँव की कीमत, अपने जहाँ पे हम जन्मे हैं उस जगह की क्या वैल्यू है वो बाद में हमें समझ में आती है। ठीक है, तो जब कोई विदेश जाता है उसके बाद आपकी राष्ट्रीयता बिल्कुल वो निकलेगी। आप जहाँ के हैं वहाँ के लोगों के प्रति आपकी जो भावना है कुछ अलग ही तरीके की होगी। और जब क्रिकेट भी होता है, तो जब हमारी इंडिया टीम कहीं खेलने जाती है, तो हम लोगों की नज़र पता है कहाँ गड़ी रहती है कि इंडिया वाले कितने रन बनाए, इंडिया वाले क्या कर रहे, इंडिया वाले कैसे खेल रहे। हमारी राष्ट्रीयता, हम कहीं भी, चाहे किसी भी स्टेडियम में हो रहा है, चाहे अमेरिका के स्टेडियम में हो, चाहे ब्राज़ील के स्टेडियम में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी क्रिकेट हो, हमारी इंडिया टीम जहाँ जा रही है, देखने का मन वहीं करता है। मैं सच बताऊँ तो रियलिटी यदि मैं बताऊँ तो मैं अभी बाहर नहीं गई हूँ। ठीक है, राष्ट्रीयता की बात करें यदि, अभी इस बार का जो वर्ल्ड कप हुआ वहाँ पे इंडिया नहीं थी, और जब इंडिया नहीं थी तो मैच देखने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कि मैच देखें, एंड मैंने नहीं भी देखा उसका। ठीक है, पूरा वो जो लास्ट में आता है उसका एक समराइज करके टीवी वाले दिखाते हैं, मैंने उतना देखा है। मैंने पूरा मैच इस बार का नहीं देखा है, जो 2011 में हुआ था, मतलब जो
हमारा T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसे मैंने पूरा देखा था। मैंने क्या, मेरी पूरी फैमिली देखी थी। और मैं ही नहीं, आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे कि यहाँ पे भले ही हम क्रिकेट, हमारा शौक है कि हम क्रिकेट देखते हैं, ठीक है? लेकिन क्रिकेट देखते भी हैं तो हम एक भारतीय हैं, तो हमारा शौक ये भी होता है कि हम क्या करें कि हमारे ही देश की टीम जो है वो विजेता हो। और सच में बहुत मज़ा आता है जब अपने देश की टीम खेलती है। और जब अपने देश की टीम जहाँ पे नहीं रहती है, तो ठीक है, वर्ल्ड कप हो रहा है, वो जानना ज़रूरी है, देखना। तो अब शौक तो है, तो अब देखने से तो कोई आदमी पीछे हट नहीं सकता है। लेकिन अब वो लगाव फिर नहीं रह जाता है, और आप सबका नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम आप मान के चलिए कि यहाँ पे कुछ 70% तक मैं कह सकती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे आदि मैच के होते हैं या किसी की चीज़ के भी हो जाते हैं, उनको ऐसा लगाव हो जाता है कि कहीं भी हो रहा, किसी भी कंट्री के खेल रहे हों, कुछ भी हो रहा हो, उससे मतलब नहीं, बस मैच हो रहा है सो हमें देखना है। तो कुछ ऐसे टाइप के होते, कुछ होते हैं कि हमारी टीम खेल रही, हमें देखना है, और बस हो गया, अपनी अपनी सोच होती है। तो मैंने अपनी बताई कि इस बार वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं खेली थी, तो मैंने मैच नहीं देखा था। ठीक है? और मैंने क्या, मेरी पूरी फैमिली या मेरे जो भी आस-पड़ोस के थे, किसी ने इतना नहीं, लेकिन जब 2011 में हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि भीड़ लगी हुई थी कि आज मैच है और यहाँ पे कौन टीम जीतेगी, कौन टीम हारेगी, क्या, कैसे, मतलब दुआएँ भी की जा रही थी कि हमारी टीम ही जीते। तो इस तरीके का लगाव होता है, तो राष्ट्रवाद की भावना तो हम नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, एंड वो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। ठीक है? उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, राष्ट्र और राष्ट्रवाद की बात करते हैं अब। इसमें क्या हुआ था कि राष्ट्र जनता का कोई आकस्मिक समूह नहीं है। यानी कि जो हमारा राष्ट्र है, वो जनता का कोई आकस्मिक समूह नहीं है। लेकिन यह क्या होता है, मानव समाज में पाए जाने वाले अन्य समूहों अथवा समुदायों से अलग है। यानी कि ये तो आकस्मिक समूह नहीं है राष्ट्र, लेकिन इसमें बताया गया कि मानव समाज में पाए जाने वाले अन्य समूहों अथवा जो समुदाय बहुत सारे बने हुए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये अलग है, यह परिवार से भी अलग है। यानी कि जो राष्ट्र है, उसे हम नहीं कह सकते कि एक परिवार की तरह, परिवार से भी अलग है। परिवार तो प्रत्यक्ष संबंधों पर आधारित होता है, परिवार हमारा प्रत्यक्ष संबंधों पर आधारित होता है। परिवार हमारा ये नहीं बनता कि आप कहाँ के हो, ठीक है? यानी कि हम परिवार किसे कहते हैं, आप हमसे अटैच हो, इस आईएस पॉइंट के माध्यम से आप हमसे अटैच हो, कोई दूसरे हमसे अटैच है, तीसरे हमसे अटैच है, आप हमारे परिवार हो गए, ठीक है? हमारी फैमिली हो आप। उसके बाद आपके घर में हम देखते हैं, तो हमारे जो घर पे है, हम उन्हीं को अपना परिवार कहते हैं। वो कहते हैं ना, खून का रिश्ता होता है। तो जो हमारे घर में है, जैसे हमारे मम्मी पापा, भैया भाभी, दादी बब्बा, चाची चाचा, ये जितने होते हैं, ऐसा नहीं कि आपके मम्मी पापा और आपके भाई बहन ही आपका परिवार है। आपके ये जितने भी रिश्ते हो गए, मम्मी पापा, दादी चाचा फूफा, जो जो भी हैं, वो आपके परिवार में आते हैं, आपके परिवार के वो मेंबर होते हैं। ठीक है? तो परिवार में हम प्रत्यक्ष रूप से इनसे हम डायरेक्ट मिलते हैं, बात करते हैं, सब कुछ होता है। इनमें आपको यदि कोई प्रॉब्लम्स है, आप मेरे को बोल सकते हो। आप हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े हुए हैं, हम इस पूरे मतलब कि आप भी, हम भी, सब इस फैमिली के मेंबर हैं। ठीक है? ऐसे ही समझिए कि हम फैमिली के मेंबर हैं। जब भी आपको कुछ चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, आप बिल्कुल सीधे से बोल सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हम बिल्कुल फेस टू फेस मिलके बोलें, लेकिन हाँ, आपसे हमारा एक है संबंध कि हम यहाँ पे जाके यदि बोलते हैं, तो आप मेरी बातें सुन लोगे, और आप बोलते हो तो मैं आपकी बातें सुन लूँगी। तो इस तरीके से पूरा परिवार बनता है, जिसका हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इनसे संबंध होता है या आधारित होता है। उसके बाद क्या होता है, जिसका प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्यों के व्यक्तिगत और चरित्र के बारे में व्यक्तिगत जानकारी रखता है। और हमारे घर में तो होता है कि यहाँ पे क्या हुआ, ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं होता कि हम सबके बारे में जानकारी रखते हैं कुछ भी। लेकिन घर में क्या है कि आपको अपने भैया के बारे में भी पता होगा, अपनी बहन के बारे में भी पता होगा, अपनी मम्मी के बारे में भी पता होगा, अपनी दादी के बारे में भी पता होगा कि क्या चीज़ें उनको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या चाहती हैं वो, क्या नहीं चाहती हैं, और पापा को क्या पसंद है, पापा क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो सारी चीज़ें नापसंद, पसंद, सब कुछ हमें पता होती है उनकी। जो हमारे परिवार के होते हैं, जो हमारे परिवार के होते हैं, इस वर्ड को आप समझिए, ठीक है? लेकिन जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे परिवार, हमारा वो परिवार नहीं है, वो हमारे पड़ोसी हैं।
और उसके बाद के जो हमारे बाहर के हैं, कुछ हमारे गाँव के आदमी हैं, जिस गाँव में हम रह रहे हैं, हम जिस शहर में रह रहे हैं, उस शहर के जो आदमी हैं, हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। कुछ भी जानकारी नहीं होती है, एक नॉर्मल है कि हाँ, इनका ये नाम है, ये इतना करते हैं, ज़्यादा हो सकता है तो हम ये जान सकते हैं कि बहुत फेमस पर्सनैलिटी हुई तो हम जान सकते हैं कि हाँ, ये इस पद पर हैं, ये कर रहे हैं या इनका नाम क्या है। उसके अलावा उनके घर के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, वो सारी चीज़ें हम बहुत एकदम से क्लियरली नहीं कह सकते कि हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे परिवार जो होता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। हमारे घर में जो भी हैं, हम उनकी कमियाँ भी जानते हैं, उनकी अच्छाइयाँ भी जानते हैं, उनके अंदर क्या मतलब अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, क्या चाहिए उनको, क्या उन्हें पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो किस तरीके से रहना चाहते हैं, क्या खाते हैं, वो सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरीके से अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में पता होती। एंड जिसे नहीं पता हो, अभी ये जो मैं अभी बता रही हूँ कि अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में सब कुछ पता होता है, और जिसे अपने भाई बहन मम्मी पापा के बारे में नहीं पता हो कि क्या करते क्या नहीं करते, हमको क्या लेना देना है, तो ये एक गंभीर समस्या है आपके लिए। ठीक है, कम से कम आप अपने घर के बारे में तो मतलब कोई बताए भी ना तो भी आप इतना जान ही सकते हो कि कौन क्या कर रहा है, क्या किसे पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इतना तो उम्मीद की जा सकती है घर के मेंबर को पता होगी। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि यह जनजातीय, जातीय और अन्य सगोत्रीय, उसमें क्या होता है गोत्र यानी कि सगोत्री समान गोत्र वाले हो गए, समूहों से भी अलग है, और इन समूहों में विवाह और वंश परंपरा सदस्यों को आपस में जोड़ती है। यानी कि जाति हो गया, जनजातीय हो गया, सगोत्री, गोत्र होता है, हम सबका गोत्र होता है, ठीक है। तो अब पता नहीं, ये जो कास्ट वाला है मैटर, वो बहुत ही डिफिकल्ट वाला है, ठीक है। यहाँ पे तो मतलब जाति के अंदर जाति, जाति के अंदर जाति ऐसे भरी पड़ी है कि अब आप कभी पूछना किसी से, आपको यदि पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो अपने दादी बब्बा से पूछिएगा। यदि हो आपके यहाँ दादी बब्बा भी जीवित हो तो उनसे ज़रूर पूछिएगा कि आप किस गोत्र से आते हो, आपका जो, आपको तो इतना पता होगा कि आपका सरनेम क्या है, ठीक है, तो आपकी जाति तो पता होगी, लेकिन आप कौन से मतलब सर्वश्रेष्ठ वाले हो उसी जाति में, अभी अदर जातियों में मत जाना आप सर्वश्रेष्ठ वाले हो उसी कैटेगरी में, आपकी कैटेगरी में ही सर्वश्रेष्ठ और निम्न क्वालिटी वाले होंगे, मध्यम क्वालिटी वाले होंगे। और जो शादी होता है ना, शादी में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि किस मतलब पता नहीं कहाँ-कहाँ से गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। वो कहाँ का था, उसका चाचा कहाँ का था, फूफा कहाँ का था, बब्बा का बब्बा कहाँ का थे, कहाँ के थे, वो सारी चीज़ें उसमें निकाली जाती हैं। और आप कभी बैठ के पूछिएगा तो पता चलेगा आपको कि कितना मतलब ये सारा सिस्टम जो है ना, वो कन्फ्यूजन वाला है, कुछ समझ में आता नहीं कि कौन हम, खुद ही नहीं पता होता हमें कि हम किस गोत्र के हैं, कैसे हैं, क्या है। हाँ, इतना ही ठीक है, सरनेम है, हमारे नाम के आएँगे तो ठीक है, लगा देते हैं। और उसके बाद लेकिन जानना ज़रूरी होता है। आने वाले समय में हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोगों को नहीं पता, और मुझे लगता है कि बहुत ही ऐसे रेयर इंसान ही आपको मिलेंगे जिनको इतनी डीपली पता होगा अभी इस एज में। तो जब पता नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या संस्कार देंगे। और अच्छी बात है कि नहीं पता हमें, तो नहीं पता जब हमें, तो ये जातिवाद खत्म होगी, क्योंकि जब हमें नहीं पता, हम नहीं मानना चाहते ये सब, तो कहीं ना कहीं फिर भेदभाव वाला मैटर ही खत्म हो जाएगा। तो वो भी एक अच्छा है, बट हाँ, जानना जरूरी, आप पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें कि इस गोत्र आ गया, क्या है, कैसे है, वो आप पूछिएगा, आज आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि विवाह और वंश परंपरा सदस्यों को आपस में जोड़ती है। हमारे यहाँ जो शादी वाला ये चलता है, और हमारे यहाँ क्या हर कंट्री में शादी वगैरह होती है, हाँ, अलग अलग तरीके से कोई करते हैं। अपने यहाँ भी हम प्राचीन काल में पढ़े तो 16 8 तरीके के विवाह थे, ठीक है। तो उसमें पता नहीं कौन कौन से, जो भी आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको 8 तरीके के विवाह दिखेंगे। कोई पिशाच विवाह है, तो कोई जो भी हमारा गंधर्व विवाह है, कोई किसी तरीके का है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से विवाह को, किस विवाह को ज़्यादा श्रेष्ठता दी जाती है। और उसके बाद अब यहाँ भी ऐसे ही होता है कि बस शादी करा दो, लड़का बिगड़ रहा, शादी करा दो, लड़की बिगड़ती जा रही है, शादी करा दो इसकी। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जब शादी होती है तो एक फैमिली दूसरे फैमिली से मिलती है,
एक लड़के एक लड़की के थ्रू, क्योंकि जिसे बिल्कुल कोई नहीं जानता होता है, कोई नहीं जानता, यानी कि आपके यहाँ जिसकी भी शादी हो रही है और वहाँ पे उन दोनों फैमिली वालों को कुछ नहीं पता होता है। लड़का गए देखे, लड़की देखे, शादी हो गई, उसके बाद हम परिवार, वो भी हमारे परिवार के मेंबर हो जाते हैं या हम भी उनके परिवार के मेंबर में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि दो परिवार मिल जाते हैं। यहाँ से लड़की गई तो वहां पे लड़की का वो पूरा घर, बोला जाता है कि शादी के बाद जन्म यहाँ हुआ है, अर्थी अब तुम्हारी ससुराल में ही उठनी है। ऐसा कहा जाता है लड़कियों से, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए अब तो अर्थी वहीं से उठेगी, अब इधर कुछ भी नहीं है तुम्हारा। हालांकि गवर्नमेंट ने अब कर दिया है कि कुछ यदि ऐसा होता है तो लड़कियों को यहाँ अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, लेकिन आज तक भी वही संस्कार चले आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी बताया जा रहा है कि हम किसी भी तरीके से परिवार अपना बढ़ाते हैं, बनाते हैं, चाहे वो वैवाहिक संबंध बना के करें, चाहे वो फिर किसी तरीके से करें, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे ही हमारे परिवार का विकास होता रहता है, लेकिन राष्ट्रवाद अभी इतना नहीं है कि एक परिवार कह दें या कुछ और कह दें, अभी इतना नहीं है। उसके बाद क्या होता है, इसीलिए यदि हम सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से नहीं भी जानते हो तो भी ज़रूरत पड़ने पर हम उन सूत्रों, यानी कि हम सभी मेंबर्स को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हो, सभी को नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे शादी हो रही है तो बहुत अच्छे तरीके से आप सब लोग बिल्कुल प्रैक्टिकली रहा करिए। एग्जाम्पल कहीं का लेना ना, अपने आप पे ही ले डालिए, बहुत अच्छा होगा। बहुत चीज़ें जो भी है सारी समझ में आएगी कि अब किसी की मैरिज हो रही, वहाँ पे हम नहीं जानते वो लड़का रियल में कैसा है। हमने, हमारे पापा गए, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि मेरी शादी हो रही है, ठीक है, मेरे पापा जाते हैं, लड़का देखते हैं, अभी पहले से लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हो सकता है वो लड़का स्मोकिंग करता हो सकता है वो लड़का ड्रिंकिंग करता हो सकता है मतलब उस लड़के में इतने ज़्यादा अवगुण हो, बट जब जिस टाइम शादी का टाइम आता वो काफ़ी अच्छा खासा मतलब बन ठन के आ रहा और दिखा रहा कि हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो वो जब दिखा रहा, और ऐसे बहुत से केसेस होते हैं, ये कोई मैं ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रही हूँ, बहुत केसेस ऐसे होते हैं, आए दिन आपको न्यूज़पेपर वगैरह में देखने को मिल जाते होंगे एक ना दो, ठीक है। तो उसमें से वो ऐसे करके दिखा रहा और वहां पे क्या लगा कि पो मतलब फैमिली भी अच्छी खासी है, चलो ठीक है, लड़का भी देखने सुनने में अच्छा है, और क्या किया जाए, शादी कर दिया जाए। लड़के के बारे में पहले से कुछ नहीं पता था, फैमिली के बारे में उसके पहले से कुछ नहीं पता था, वो गए शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद जब लड़की जाती है, ससुराल जाती है, ससुराल में तो पहली बार ठीक ही रहता है, उसके बाद से जो बुरी कंडीशन आती है वो फिर देखने लायक होती है। मतलब तब पछतावा होता है कि मम्मी पापा को भी, उनको भी, कि अब क्या करें। तब बाद में पता है क्या बोला जाता है, तुम्हारी किस्मत ही ऐसी थी, क्या करोगी, अब जो मिल गया उसे झेलो। तो फिर बाद में हमारी किस्मत आ जाती है कि किस्मत ऐसी थी, सो अब क्या करें। और उसे सारी अपने भारत में बहुत सी ऐसी लेडीज है जो कि मतलब कितना भी घर में प्रताड़ित किया जाए, लेकिन सच में यार दिल बहुत बड़ा होता है उनका, वो उफ तक नहीं करती। और कभी कह भी दो, कोई सपोज मान के चलो कि आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हो, किसी का भला करना चाहते हो, जाके कह दो कि चलिए आपके साथ घर में इतना ज़्यादा बुरी कंडीशन आपकी हो रखी है, डेली आपको मारपीट कर रहे हैं, आपको डेली सताया जा रहा है, आप इनके खिलाफ कोई एक्शन लो, कोई कंप्लेन वगैरह करो ताकि आपको भी जस्टिस मिल सके। लेकिन वो नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाती? क्योंकि बदनामी दो परिवारों की होती है। एक लड़की यदि कुछ कर रही है तो फिर बदनामियां दोनों परिवारों को झेलनी पड़ती है, और इसलिए वो लड़की हमेशा चुप रहती है। उसे सिखाया जाता है बेटा तो चुप रहना। आज भी बहुत मॉडर्न इंडिया हो गई है, ऐसा नहीं कह सकते कि अभी देश में महिलाएं सामने आ रही हैं, लेकिन आज भी वही सिचुएशन है जो पहले थी। कुछ आ रही, कुछ आ रही, अब बात के तौर पे आप देख सकते कुछ आ रही हैं, लेकिन आप एक रूरल एरिया में जाओ ना, वहां देखोगे वो कितना भी मार गाली कुछ भी सहती हूँ, आप उनसे कह दो तो वो लड़ जाएंगी। यदि उनके खिलाफ आप बोल दो, उनके पति उन्हें तो आपके सामने मार रहा और आप उन्हें बोल दो, कुछ भी गाली दे दो, वो महिला लड़ जाएगी आपसे और उल्टा आपको मारने को तैयार हो जाएगी, जो अभी तक पति से मार खा रही थी। और ये सच्चाई है हमारे देश की, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं करना चाहती हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस बनती हैं, तो इसमें यही बताया गया कि हम जिनके बारे में नहीं भी जानते हैं उन्हें क्या करते हैं, धीरे धीरे उनके बारे में अच्छे खासे तरीके से
समझ लेते हैं, पहचान भी जाते हैं, उनके बारे में सब कुछ ढूँढ निकालते हैं क्या कैसा है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमें आपस में जोड़ते हैं, लेकिन राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम अपने राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को सीधे तौर पर ना कभी जाने पाते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि ना कभी हम जाने पाते हैं और ना ही उनके साथ वंशानुगत नाता जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी राष्ट्रों का वजूद है, लोग उनमें रहते हैं और उनका आदर करते हैं। अब यहाँ पे एक परिवार क्यों नहीं है, सीधे तौर पे यहाँ पे बता दिया गया कि परिवार में आपको जाना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा, उनसे आपको रिलेशनशिप बनाना होगा, उनसे आपको रिलेशनशिप बनाना होगा। हालांकि जो मैंने इतनी बातें बताई तो वो तो मैं खैर आपके समझाने के लिए बता रही थी, ठीक है, इस चैप्टर से कोई वो नहीं कि हमारे जो समाज में हो रहा, सामाजिक घटनाएं जो हो रही हैं वो बहुत ही मतलब विडंबना वाली हैं। अब क्या कर सकते हैं। तो इसमें से क्या बताया गया कि ये पूरा है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बेसहारा महिला की आवाज़ हम बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या आप सभी बन सकते हैं, ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए। तो ये वर्ड थोड़ा अजीब सा होगा एंड उसके लिए सॉरी कि हम क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं करना चाहें तो। अदरवाइज हम लोग भी उसी पीड़ा के शिकार हो सकते हैं, कोई ये भी बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें से क्या बताया गया है कि वंशानुगत हमारा जो राष्ट्रवाद रियल में होता है, वहाँ पे वंशानुगत वगैरह जोड़ने की, रिलेशन वगैरह जोड़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, हमारे आपके पड़ोसियों से कोई रिश्ता नहीं है। बट ये सच्चाई है कि जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप भी बताओगे कि हम इंडियन हैं, हम भी बताएंगे कि हम इंडियन हैं, ठीक है। हम और आप एक इंडियन है, ये हमारी राष्ट्रवाद की भावना है, ये हमारा राष्ट्र है, यही हमारा राष्ट्रवाद है कि हम और आप एक इंडियन है। हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, कोई आपसे संबंध नहीं है, कोई आपसे रिलेशन नहीं है, किसी भी तरीके के वैवाहिक संबंध नहीं है। लेकिन और आप और हम एक हैं। आपकी लैंग्वेज अलग होगी, आपकी भाषा अलग होगी, आपके रहन सहन अलग होंगे, आपका धर्म अलग होगा, सब कुछ अलग होगा, पहनावा आपका अलग होगा, सब सही है। लेकिन है तो हम सब एक इंडियन, हम एक राष्ट्र के मेंबर हैं और राष्ट्रवाद हमारी ये होती है, ठीक है। इसलिए बताया गया कि कोई परिवार नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई कुछ भी नहीं। यहाँ पे उससे भी बहुत आगे बढ़ के है कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। उसके बाद क्या होता है कि आमतौर से यह माना जाता है कि राष्ट्रों का निर्माण जो होता है ऐसे समूहों द्वारा किया जाता है जो कुल या भाषा अथवा धर्म या फिर जातीयता जैसे कुछ एक निश्चित पहचान का सहभागी होता है। लेकिन ऐसे निश्चित विशिष्ट गुण वास्तव में हैं ही नहीं, ठीक है। यानी कि इसमें जो बताया गया कि आमतौर पे माना जाता है, लोग ऐसे मानते हैं, मानने में क्या जाता है कि राष्ट्रों का निर्माण ऐसे समूह द्वारा किया जाता है। यानी कि राष्ट्र का निर्माण लोग मानते हैं कि हम ऐसे समूह द्वारा करते हैं कि जो क्या होता है कि अलग मतलब कि कुल या भाषा अथवा धर्म या फिर जातीयता और कुछ एक निश्चित पहचान की सहभागी होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे निश्चित विशिष्ट गुण वास्तव में है ही नहीं जो कि यहाँ पे जो सभी राष्ट्रों के समान रूप से मौजूद हों। यानी कि जो लोग मानते हैं कि कुछ भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर या कुछ ऐसे मतलब कि हम बात कर दें कि उनकी कुछ निश्चित पहचान होगी, उस आधार पे हम कह दें कि ये राष्ट्र है हमारा, या राष्ट्र के मेंबर हैं या राष्ट्रवादी हैं ये लोग, तो ऐसा नहीं है। और मैंने अभी भी बताया आपको कि हम सबका अलग अलग धर्म है, हम सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, किसी की गुजराती होगी, किसी की मराठी होगी, किसी की हिंदी होगी, और उसके बाद भी हमारी मदर टंग अलग है, और उसके बाद हमारा धर्म अलग है, हमारी जाति अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, वेशभूषा अलग है, लेकिन हैं हम सब एक भारतीय। तो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर को कहें तो ये सही नहीं हो सकता है। और उसके बाद क्या होता है कि कई राष्ट्रों की अपनी कोई एक सामान्य भाषा नहीं है। बहुत से राष्ट्र हैं, जैसे अभी अपने इंडिया में ही कन्नड़ है, हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं इंक्लूड है, इंग्लिश को छोड़ के। तो जो 22 भाषाएं इंक्लूड हैं, तो वहाँ से कि हमारे राष्ट्र में ही कम से कम नहीं तो पता नहीं कितनी हजार भाषाएं बोली जाती, कितनी हजार। उपबोलियों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, ये तो भाषा की हम बात कर रहे हैं। भाषा के बाद बोलियां आती हैं, बोलियों के बाद हमारी आती है उपबोलियां आती हैं, जिसे आप मातृभाषा कहते हो, ठीक है। मातृभाषा में आप किस तरीके से बोलते हो, बोलियां क्या है आपके इलाके की। आप जब आप अपने यहाँ का पढ़ेंगे पूरा
अपने स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ से आपको बोली भाषा सब कुछ पढ़ने को मिलता है। आप देखेंगे कि आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा, मतलब कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट जो भी ऐसा होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी है, तो उनमें से अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है आपके एक स्टेट में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब एक स्टेट में सपोज मैं एमपी की बात करूँ तो कहीं बुंदेलखंड बोली जाती है, कहीं भोजपुरी, कहीं बघेलखंड बोली जाती है, कहीं मालवी बोली बोली जाती है। यूपी की बात करें तो कहीं भोजपुरी बोली जाती है, कहीं खड़ी भोजपुरी बोली जाती है, कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं अवधी बोली जाती है। तो यहाँ भी सब तरीके से क्या है कि अलग अलग लैंग्वेज है। कहीं पे राजस्थानी बोली जाती है, तो कहीं उनकी कुछ और जो भी होती होंगी, मुझे उतना तो आइडिया नहीं वहाँ के बारे में, बट जो भी अदर अदर लैंग्वेज होंगी वो बोली जाती हैं। तो इसमें ऐसा कहते कि भाषा के आधार पर या कुछ के राष्ट्रवाद है, ऐसा नहीं है। हर एक राष्ट्र की कई सारी भाषाएं हो सकती है, तो ये तो आप बिल्कुल गलत कर सकते हो। ठीक है, कि इस आधार पर आप राष्ट्रवाद को, ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि कई राष्ट्रों की अपनी कई सारी जो भी एक सामान्य भाषा नहीं है। कनाडा का उदाहरण सामने है। कनाडा में अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा भाषी लोग साथ रहते हैं, और भारत में भी अनेक भाषाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में और भिन्न भिन्न समुदायों वाली बोली जाती है। उसके बाद क्या होता है कि बहुत से राष्ट्रों में उनको जोड़ने वाला कोई सामान्य धर्म भी नहीं है। बहुत से राष्ट्रों में, किसी भी राष्ट्र में ऐसा नहीं है कि आपको एक दूसरे से जोड़ने के लिए कोई एक पर्टिकुलर धर्म हो, कि हम सब क्या है, हम सब भारतीय तो हैं, हम कह दे हम सब हिंदू हैं, तो जी नहीं मेरे दोस्तों, हम सब हिंदू नहीं हैं, हम सब अलग अलग धर्म के हैं। एंड हम सबको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम सबके धर्म की कम से कम, यदि इज्जत नहीं कर सकते हो तो उनके धर्म की कभी भी बेइज्जती करने की कोशिश मत करें, हमेशा सम्मान ही करें आप। और नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, बायकॉट कर लो, आप निकल जाओ टाइम से। ज़रूरत नहीं है आपको वहाँ पे खड़े रहने की। यदि आपसे अच्छा नहीं हो पा रहा तो बुरा करने की कोशिश आप बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि यदि आपका धर्म आपके लिए प्यारा है तो सामने वाला का धर्म सामने वाले के लिए प्यारा है, वो उनकी आस्था है, वहाँ पे उनकी श्रद्धा है। सो हमें कोई हक नहीं बनता कि उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था को हम खत्म करें, चाहे हम कितने भी रईस ज़्यादा हो, चाहे कुछ भी हो। ये हमारा फर्ज नहीं है, ना तो हमें हक दिया सरकार ने, और ना तो हमारे पास कोई ऐसा अधिकार भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि भाषा के आधार पर तो ऐसा नहीं हो सकता, लैंग्वेज के आधार पर ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं वो भी नहीं हो सकता, और उसके बाद धर्म के आधार पर कहे ये भी नहीं हो सकता है। और क्या होता है कि नस्ल या कुल जैसी अन्य विशिष्टताओं के लिए भी यही कहा जा सकता है। यानी कि नस्ल और कुल जो होता है हमारा, कुल यहाँ पे क्या आएगा, जो मैंने वही बताया ना कि आपका वंश हो गया, आपका गोत्र हो गया, कि आप किस कुल के हो, किस वंश के हो, किस गोत्र के हो, तो उस जैसे आप समझ सकते हो इस कुल का ये मतलब टोटल वाला नहीं है। ठीक है, तो जो हमारी नस्ल हो गई कि ये किस तरीके का है, काला है, गोरा है या भद्दा है, कैसे भी है, तो उसमें से आप, या महिला है, पुरुष है, या थर्ड जेंडर है, जो भी है, आप उसमें से कह दो एक पहचान निकाल लो, वो भी इम्पॉसिबल है। यहाँ पे हम इस आधार पे भी राष्ट्रवाद को नहीं सही ठहरा सकते, राष्ट्रवाद की हम डिफिनेशन नहीं निकाल सकते। तो ये तीनों ही आपके खारिज होते हैं। कौन कौन से? भाषा, आपका धर्म, आपकी नस्ल या लिंग या कुल या जाति, ये जो भी है सिर्फ किसी एक के आधार पे आप नहीं कह सकते हो। ठीक है, और मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि अभी आप में से बहुत सारे लोग, जितने भी आप मुझे सुन रहे हो, जो भी नहीं सुन रहे हो, आप देखिएगा कि हमारा हर एक 10 कदम पे ना, हमारा अपने ही इलाके पे हमारी बोली बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, हमारे वहाँ के संस्कार बदल जाते हैं हर एक 10 कदम पे। यहाँ पे हम 100 मीटर भी जा रहे हैं तो उनका कुछ अलग तरीके से रहन सहन होगा, पहनावा होगा, उनकी बोली भाषा होगी, थोड़ा बहुत मिलती जुलती होगी। उसके बाद हम और भी आगे बढ़ रहे हैं, वो भी हमारा क्या होता जाएगा, धीरे 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 हम आगे देखेंगे कि हमसे परिवर्तित होता जा रहा है सारी चीज़ें। यानी कि आप साउथ इंडिया की बात करें, वहाँ का कल्चर कुछ और है, उसमें से अभी हम पूरे इंडिया में बात कर रहे हैं तो साउथ इंडिया में किसी आप एक राज्य की बात करोगे, पर्टिकुलर राज्य की, उस राज्य में नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट बात करोगे, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो, आंध्रा हो, कर्नाटका हो, कोई भी आपके साउथ इंडिया के राज्य ले लो आप, वहाँ पे भी उनके अलग अलग कल्चर हो गए। एक स्टेट के अंदर नॉर्थ में अलग होगा, साउथ में अलग होगा, ईस्ट में अलग होगा, वेस्ट में अलग होगा, फिर उसके अंदर भी आपके डिस्ट्रिक्ट में ही वो सारी चीज़ें अलग होंगी।
तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते, इन आधार तो बिल्कुल ये तो गलत ही है ना, क्योंकि हम सब भारतीय, हमारे हम ये तो नकार नहीं सकते हम कहीं जा रहे हैं कि हमारा ये ऐसा कल्चर है या हम ऐसे हैं तो हम भारतीय नहीं हैं। आप भी कहोगे कि हम भारतीय हैं, हम भी कहेंगे कि हम भारतीय हैं। भले आपका मुस्लिम धर्म हो, भले हमारा हिंदू धर्म हो, या किसी का सिख धर्म हो, या किसी का जैन धर्म हो, या आप किसी भी वंश कुल से आते हो, या आप महिला हो या पुरुष हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि तब वह क्या है जो राष्ट्र का निर्माण करता है, यानी कि राष्ट्र का निर्माण तो ये नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक अभी थोड़ा समझिएगा, इसमें पढ़ते हैं उसके बाद बता रही हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि जो राष्ट्र का निर्माण करता है, राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कभी कभी बना लेते हैं अपनी बहुत अच्छी अच्छी काल्पनिक दुनिया, उसी तरीके से हमारा राष्ट्र भी एक काल्पनिक समुदाय होता है जो क्या करता है, अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता है। यह कुछ खास मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस समग्र समुदाय के लिए गढ़ते हैं, जिससे क्या होता है कि वे अपनी पहचान कायम करते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम राष्ट्र के बारे में लोगों को कुछ मान्यताओं की पहचान, मतलब कि जो भी कुछ उनकी मान्यताएं हैं, तो मान्यताओं को पहचानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो लोग मानते हैं या उन्हें कुछ मतलब थोड़ा बहुत कि हमें अपने धर्म को या अपनी भाषा को, देखिए हम एक अलग अलग की अभी बात किए हैं कि सिर्फ भाषा के आधार पर हम कह दें कि राष्ट्र का निर्माण होगा, या सिर्फ अपने धर्म के आधार पर कह दें, या नस्ल के आधार पर कह दें, सिर्फ एक ही आप मान के चलो, उससे नहीं होता। सब मिल रहे हैं तो हो जाएगा, सब मिल रहे हैं तो, लेकिन उसमें भी एक लैंग्वेज नहीं होगी, बहुत सारी लैंग्वेज आएगी। किसी एक आप सिर्फ कहो कि हिंदी चले, हिंदी नहीं चलेगी आपकी। जो जैसे बोलना चाहता है, जो जिसमें कंफर्टेबल फील करता है, आपको वही चलाना होगा यहाँ पे, वरना ये राष्ट्रवाद तो है ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता फिर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि साझे विश्वास, यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला राष्ट्र विश्वास के जरिए बनता है। अब राष्ट्र बनता कैसा है, पहला हमारा साझा विश्वास, ठीक है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्र जो होता है विश्वास के जरिए बनता है। राष्ट्र पहाड़, नदी, भवनों की तरह नहीं होते जिन्हें हम देख सकते हैं। आप जरा बताइएगा कहीं पे इस पूरे इंडिया में आपको राष्ट्र दिखा हो कहीं पे, तो कहीं एक, जैसे हम कहते हैं कि हमने राज्य का भी नाम दे दिया, लेकिन राज्य में भी अपने अलग अलग उसमें नामों में बटे हुए हैं। क्या कोई पर्टिकुलर एक राज्य आपको मतलब है कि हाँ ठीक है ये राज्य है, ये कुछ है, बस एक काल्पनिक हमने रेखाएं बना ली, कितने से इतने तक हमारा राष्ट्र आ गया, इतने से इतने तक हमारा राष्ट्र आ गया, ठीक है। और उसके अलावा कुछ नहीं है, ये कल्पना वाली ही कपोल कल्पना की जिंदगी में जी रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये है कि विश्वास के जरिए बनता है, ट्रस्ट होना चाहिए, और ट्रस्ट के जरिए बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो राष्ट्र जो है वो हमारा विश्वास के जरिए बनता है। राष्ट्र एक, इसमें बताया गया है कि मतलब कोई ऐसे दिखने वाली वस्तु नहीं है। पहाड़ है, इसे आप देख सकते हो, नदी है, इसे आप देख सकते हो, और भवन है, उसे हम बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, लेकिन ये राष्ट्र को कहीं हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। वो हमारे अंदर से झलकता है। जैसे अभी इंडिया टीम की बात हुई कि जब इंडिया खेलती है तो हमारे अंदर से वो राष्ट्रवाद की भावना जो है ना वो बाहर निकलती, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब क्या कर डालें, ठीक है। उसके बाद हम कहीं बाहर रहते हैं तो राष्ट्रवाद की भावना आती, कोई इंडियन मिल जाए, कुछ इंडिया का हो तो बहुत उससे मोहब्बत हो जाती हमको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जिन्हें हम देख सकते हैं और उनका स्पर्श महसूस करते हैं, वे ऐसी चीज़ें भी नहीं है जिनका लोगों के विश्वासों से स्वतंत्र अस्तित्व हो, यानी कि लोगों के विश्वासों से इसमें स्वतंत्र अस्तित्व हो। राष्ट्र ये भी नहीं है। किसी समाज के लोगों को राष्ट्र की संज्ञा देना उसके शारीरिक विशेषताओं या आचरण की टिप्पणी करना नहीं है। तो किसी हम समाज को राष्ट्र की यदि संज्ञा दे देते हैं, राष्ट्र की इसे वो कह देते हैं कि एक राष्ट्र है, तो वो किस आधार पे हम कह देते हैं, हमने किसी इंसान को कह दिया कि ये चरित्रवान है या एक चरित्रहीन है, यानी एक करेक्टर व फुल इंसान है या करेक्टर लेस इंसान है, हमने उसे देख के बता दिया। लेकिन राष्ट्रवाद को हमने, राष्ट्र को कैसे हमें डिफाइन कर पाएंगे, हमने राष्ट्र की संज्ञा दे दी, लेकिन इस आधार पे नहीं जैसे हम इंसानों को दे देते हैं। बस इसमें ट्रस्ट ही एक काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यह समूह के विश्व भविष्य के लिए सामूहिक पहचान और दृष्टि का प्रमाण है।
जो क्या होता है कि स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व का आकांक्षी है और इस मायने में राष्ट्र की तुलना किसी टीम से की जा सकती है। जब हम टीम की बात करते हैं तो हमारा मतलब लोगों के ऐसे समूह से है जो एक ही साथ काम करते हैं या खेलते हो, और इससे भी ज़्यादा जरूरी है कि वे स्वयं को एकीकृत, यानी कि टीम का मतलब टीम इंडिया की नहीं है। यहाँ पे टीम हम भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। हम एक समूह में रहते हो, कोई एक काम करते हो, जैसे हमारी एक टीम है पूरी। आईएएस पॉइंट हमारी एक पूरी टीम है, उस टीम के मेंबर आप भी हो, हम भी हैं। ठीक है। हाँ, ये है कि कोई करने वाला है, कोई उसका फायदा लेने वाला है, वो अलग बात है। लेकिन हमारी एक टीम है, और टीम अकेले हम नहीं बना सकते थे, हम तो अकेले इंसान है। टीम तो आप सबके मिलने से बनी हमारी एक। हमारा जो इतना बड़ा परिवार हुआ 13,000 जो पहुंच रहा अभी, वो हम लोगों की मतलब अकेले नहीं है। अकेले होते तो एक ही कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम अकेले नहीं, आप जब सब हम मिले, आप भी मिले, हम भी मिले, तो हमारी एक टीम का निर्माण हुआ। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे स्वयं को एकीकृत कर सकते हैं और समूह मानते हैं, और हम ये मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं कि हम सभी आईएएस पॉइंट के मेंबर हैं। हम सभी आईएएस पॉइंट टीम के मेंबर हैं। हमारी एक पूरी टीम है। ठीक है। तो इसमें से अब हम ये नहीं कहेंगे कि हम ये हैं, हम ये हैं, या हम ये है। हमारी एक पहचान बन गई कि हम एक आईएएस पॉइंट के मेंबर हैं। ये हमारी पहचान बन गई। हम एक इंडियन है, हमारी एक पहचान है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर वे अपने बारे में इस तरह के नहीं सोचते तो एक टीम की उनकी हैसियत जाती रहेगी, और वे क्या होता है कि खेल खेलने या काम करने वाले महज अलग अलग व्यक्ति रह जाएंगे। और एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी कायम रहता है जब उसके सदस्यों को यह विश्वास हो कि वे एक दूसरे के साथ हैं। यहाँ पे सपोज मान के चलिए कि आप हमारे टीम के मेंबर हैं और आप हमें नहीं सुन रहे हो। ठीक है। हमने टीम बनाई, वो टीम क्या कर रही है, आप भी क्या चाह रहे हो कि हम भी इनके तरह बन जाएं। मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं भी थोड़ा और बड़ा कर जाऊं। अब इसमें से क्या होगा कि हमारी टीम जो थी वो टीम तो नाम मात्र की थी। हम सबके मन के अंदर, क्योंकि हमारा एक टारगेट है। सपोज मान के चलिए कि हमारी टीम में कई सारे टीचर हैं। हमारा एक पूरा ग्रुप है जिसमें हमारी टीम आप सबके लिए काम करती है। ठीक है। तो मैं अपने इससे ही समझा रही हूँ, इस पॉइंट से ही आपको अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारी एक पूरी टीम हमने बना के रखी, और उस टीम के मेंबर आप लोग भी हो। तो यहाँ पे जो हमारी टीम काम करने वाली है, तो उसने क्या किया कि अब उस टीम को लग रहा है कि यार ऐसा मतलब यहाँ पे हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे वो टीम क्या कर रही है, जो हमारी टीम है, अभी हम सब टीचर हैं, हम वर्क कर रहे हैं, हम सबको लग रहा है हमारा टारगेट एक है कि आप सबको जो भी हेल्प कर सकते हैं करें। लेकिन धीरे धीरे मेरे ही मन में आया कि नहीं, मतलब ये टीम पे रह के फायदा नहीं, अकेले अपना कुछ किया जाता है। अकेले मतलब हम कहीं अलग जाके अपनी टीम बनाते, दूसरी टीम बनाएंगे। धीरे धीरे क्या हुआ, अंदर जो है वो द्वंद पैदा होता रहा। जैसे मुगल काल वगैरह में आप देखेंगे कि उनके अंदर वो है कि नहीं ये सही नहीं है, ये राज्य गद्दी पे नहीं होना चाहिए, हमें होना चाहिए। घर के मेंबर ही, बाप भाई को मार रहा, भाई बेटा को मार रहा, बेटा बाप को मार रहा, मतलब ऐसा चल रहा है। कोई दामाद को मार रहा, कोई किसी को मार रहा है। क्यों मार रहा? क्योंकि है घर के, ये एक टीम के मेंबर उन्हें मान सकते थे, लेकिन उन सब में आ गया ना कि हम बन सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, पूरा बिखर गया। सब कुछ सिस्टम ही बेकार हो गया। हमारी टीम के मेंबर अपने अपने मन में अलग अलग सोच रहे, एंड एक टाइम ऐसा आता वो बगावत कर जाते हैं। सब अपना अपना करने की सोचने लगते हैं, और अपना अपना कर रहे हो तो काहे की हम इकट्ठा है, काहे की टीम हमारी, हम सब तो सिंगल सिंगल है। फिर तो टीम ऐसी नहीं होती, टीम का पर्पज एक होता है। अभी जब तक हमारी टीम है, जो भी 10-12 मेंबर, 15 मेंबर जो काम करने वाले हैं, ठीक है, तो उनमें से ये जो काम करने वालों की टीम है, वो जिस दिन बगावत करे उस दिन हम बिखर जाएंगे। लेकिन आज हम सबका टारगेट क्या है कि आप सबकी हेल्प करना है, और जब आप सबकी हेल्प करना है तो हम प्राउडली कह सकते हैं कि ये सभी हमारा पूरा परिवार है, हमारी एक टीम बनी हुई है, जिसमें कोई भी सबका मतलब सबको समान व्यवहार से देखा जाता है, सबकी बातें सुनी जाती हैं। सबसे जो भी हम काम करते हैं वो मतलब ऐसा नहीं होता कि हम वहाँ के लीडर हुए तो जो भी काम है हम अपने मर्जी से ही कर लेंगे, टीम वालों का कोई रोल नहीं होगा। वो हम सब उन्हें इंक्लूड करते हैं अपने में। जो भी हम कर रहे हैं, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, आपके लिए कुछ नया करना है तो पहले टीम से सजेशन लिया जाता है
कि ये काम करना है, क्या सही होगा बच्चों के लिए? आपकी नज़र से क्या लगता है? आप अपने-अपने मत ज़रूर दीजिए। और जब सबकी सहमति होती, सिर्फ़ मैंने आईएएस पॉइंट का बस एक समझाने के लिए आपको एग्ज़ाम्पल दिया, कहीं पे भी हो, कोई भी संस्था हो, यदि महिला संगठन बना हुआ है, तो वहाँ पे उसकी पूरी टीम होगी, उसका कोई हेड होगा, उसका कोई सेक्रेटरी होगा, उसका कोई उप वहाँ पे जो भी सचिव होते हैं वो होंगे, उनके नीचे के होंगे, उनकी पूरी टीम बनी होगी काम करने वालों की। और वो टीम में हेड जो भी फैसला ले लिया, ऐसा नहीं कि भाई सर्वमान्य होगा। यदि आपने टीम बनाई है तो टीम की राय रमोज आपको लेनी पड़ेगी। उसे भी उतनी अधिकार उसका होता है कि वो जाने कि जिस टीम का वो मेंबर वहाँ पे क्या हो रहा है। और वो होना चाहिए, ठीक है। और यदि ऐसा टीम के अंदर ही क्या हुआ, बिखराव पैदा हो रहा है, तो टीम इंडिया वाली टीम खेल का ही ले लीजिए आप, कि टीम इंडिया हमारी खेल रही है। अब एमएस धोनी जी को लग रहा कि हमें ऐसा करना चाहिए, मतलब हम किसी से कुछ ले लेते हैं तो आराम से खाएंगे कुछ, मतलब ठीक है नहीं, रन वगैरह बनाते हैं, हमारी देश कर या कंट्री हमारी हार भी जाएगी तो क्या जाता है। विराट जी को कुछ और लग रहा है, और जो भी हमारे हरभजन जी उनको कुछ और लग रहा है। तो मतलब इनमें से क्या हुआ, इनके अंदर अंदर जो चल रहा ना, द्वंद पैदा हो रहा, वो कहीं ना कहीं जब फूटेगा ना, तो मतलब विनाश ही करेगा। अच्छा काम करने वाला नहीं। वो अलग अलग जाएंगे। अभी जो बिखरे मतलब इकट्ठा थे तो अच्छा था, यानी कि अभी जो टीम इंडिया के विराट कोहली जी यदि भारत के लिए खेल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनके अंदर आता है कि यार पाकिस्तान की तरफ से खेलते तो अच्छा होता। तो वही खिलाड़ी यदि पाकिस्तान में चले जाते, तो मान के चलिए टीम इंडिया की जो अभी कप्तान है, कैप्टन है टीम इंडिया के, वो यदि टीम इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं, टीम इंडिया तो बिखर गई ना। टीम इंडिया वो बिखर गई जो कि टीम पूरी बनी हुई थी, क्योंकि आपके अंदर वो जो आ गया जो आना नहीं चाहिए था। तो यहाँ से फिर आपकी टीम कहीं की रह नहीं जाएगी। आप कह नहीं सकते कि ये हमारी टीम है, क्योंकि टीम वगैरह कुछ भी होता है, एक संगठन होता है, एक कम्युनिटी होती है, उसका एक रूल होता है, एक लीडर होता है, या फिर उसके नीचे के होते हैं। तो जब 1857 की क्रांति हमारी असफल हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे कोई लीड करने वाला नहीं था। तो इसी तरीके से यहाँ भी होता है कि यदि कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ पाई गई तो राष्ट्र नहीं बन सकता हमारा। हम सब में द्वंद पैदा ना, अंदर अंदर ही लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, हम अपना अपना देखने लगे यदि, तो हमारा राष्ट्र फिर कहाँ से बनेगा। हम अपनी लैंग्वेज के लिए लड़ें, आप अपनी लैंग्वेज के लिए लड़ो, हम अपने के लिए लड़े, आप अपने के लिए लड़ो, तो फिर ये बात कहीं बनती नहीं है। हाँ ठीक है, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, बट जहाँ पे आज भी ये सच्चाई है कि जहाँ पे जब राष्ट्र की बात आती है, तो हम अंदर अपने कितना भी लड़ते रहे, हम बाहर एक दिखते हैं। जब दूसरे राष्ट्र से लड़ने जाते हैं तो हम एक दिखते हैं कि हम सभी भारतीय है, ना कि हम अंदर आपसे कितनी भी हमारी दुश्मनी थी, कितनी भी दुश्मनी थी, वो मैटर अलग है। हम अब बाद में निपट लेंगे आपसे, आप हमसे निपट लोगे। लेकिन यदि पाकिस्तान हम पे हमला बोल दे, तो आप भी जाओगे, हम भी जाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि अरे इसको मारता है तो मार लेने दो। नहीं, क्योंकि वो दूसरे राष्ट्र का आपको मार रहा है, तो कितने भी आप कितने बड़े दुश्मन हो आप मेरे, मैं नहीं चाहूंगी कि आपको वो मार के निकल जाए, या आप नहीं चाहोगे कि वो मेरे को निकल जाए मार के। कभी नहीं चाहेंगे, कतई नहीं चाहेंगे। और यही हमारा राष्ट्र होता है, ये पूरा हमारा राष्ट्र होता है। भाई भाई में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन मजाल है, हिम्मत है कि कोई पड़ोसी आके एक भाई को उंगली दिखा दे, दूसरा भाई ना उसकी गर्दन खींच लेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब अब कोई फायदा ये उठाए, हाँ कुछ अब बात हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही देखने को मिलता है कि भाई भाई में बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाता है कभी कभी। तो बहुत लड़ाइयाँ चल रही हो घर में, लेकिन कोई पड़ोसी आके ना उसका फायदा उठाना चाहे कि एक भाई कमजोर है, हम इसे सता लेंगे, मार लेंगे, या कुछ इसे प्रताड़ित कर लेंगे, तो बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी प्रताड़ित नहीं किया जा रहा उसके द्वारा, तब भी वो उसे अपने भाई के मतलब खिलाफ नहीं खड़ा होगा, भाई के साथ खड़ा मिलेगा आपको, भले ही अंदर कितनी भी दुश्मनी हो। एंड यही अच्छी हमारी बात होती है, यही ह्यूमैनिटी है, आप कुछ भी कह सकते हो, इसे कुछ भी नाम दो, यही इंसानियत होती है। यही आपके अंदर जो भी अपनों के लिए मोहब्बत है वो होता है। और यही जब हम पूरे राष्ट्र के लिए करते हैं, तभी हमारा राष्ट्र का निर्माण होता है। हम और आप अपना अपना देखें तो नहीं हो सकता है। अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए आदमी सब करता है, लेकिन जब बाहर की बात आती है कि कोई बाहर हमारे देश में आ रहा है, तो फिर हम अपना नहीं देखते, पहले हम ये देखते हैं कि हमारा पूरा एक राष्ट्र का बचा हो, उसके बाद हम अंदर जो भी हो रहा हम देख लेंगे।
तो इसमें से राष्ट्र ऐसे बनता, अभी बना नहीं पूरा राष्ट्र, अभी देखेंगे इसमें कई सारे, अभी तो ये साझा यहाँ पे जो विश्वास है उसकी बात की है हमने कि विश्वास किस तरीके से होता है। अभी इसमें कई सारे आयाम हैं, भू क्षेत्र हैं, वो चीजें देखेंगे, इतिहास इसका, तब जाके हमारा कहीं जो भी पॉइंट्स इसके क्लियर होंगे, तब जाके कहीं एक राष्ट्र का हम निर्माण कर पाएंगे कि इस तरीके से राष्ट्र बनता है। अभी तो एक ही पॉइंट हुआ है। और आई होप कि आपको ये राष्ट्रवाद ना बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है। जैसे हमने लोकतंत्र की बात की थी कि जीवन में भूले ना आप, यदि आपने अच्छे तरीके से वीडियो देखी होगी तो, क्योंकि ऐसा होता है कुछ लोग क्या करते हैं कि लोरी टाइप का समझ लेते हैं। मैंने देखा भी है, कुछ मतलब वीडियो चालू कर लेंगे और उसके बाद से आराम से लेट गए आंखें बंद करके। अब मैडम लोरी सुना रही है और आप सभी लोग सो रहे हो, ठीक है, और जब सो रहे हो बाद में उठो तो वीडियो तो खत्म हो चुकी है। अब समझ में नहीं आया, मतलब क्या सुने थे हमने, क्या बताया था, कुछ समझ में नहीं आया। तो आपने वीडियो भी देख लिया, कुछ आपको समझ में नहीं आया, और मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बात तो बहुत अच्छी होती है कि कौन कितना देखता है। हालांकि नाम तो नहीं दिखता, लेकिन हाँ ये है कि जितने मेंबर हैं उनमें से ये पूरा ओवरव्यू दे देता है कि किस इंसान के द्वारा, मतलब कि जितने भी देखे उनमें से कितने परसेंट मतलब फुल देख चुके हैं और कितने परसेंट हाफ देख चुके हैं, ठीक है। और जो फुल देख चुके हैं तो मैं तो ये मानती हूँ कि चलो उनसे तो बन रहा होगा। और जब नहीं बन रहा, क्योंकि वो तो लोरी समझ के सो रहे थे कि मैडम सुना रही लोरी तो हम सो जाते हैं, क्या दिक्कत है, आराम से। तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, पहले मेरे साथ भी होता था। कभी जब मैं भी क्लास लेती थी ऑनलाइन, तो मैं भी चालू करके और आराम से आंखें बंद करके लेट जाती थी कि बहुत ही बिल्कुल कंसंट्रेट माइंड में पढ़ रही हूँ। और वो कंसंट्रेट माइंड पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता था, हम सो जाते थे, उठते थे जब तो वो वीडियो खत्म हो चुकी होती थी। तो इसलिए बता रही हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुना करिए। ऐसा नहीं कि सो सो के सुन रहे हैं और मैं फालतू में बक बक कर रही हूँ, तो ऐसा मत करिएगा। हाँ, जो भी सुनते हैं ध्यान से उनका रिप्लाई भी बहुत अच्छे तरीके से आता है, जो मैं पूछती हूँ बताते भी हैं, तो उनका सब कुछ अलग से पता चल जाता है, ठीक है। ये ऑनलाइन दुनिया है, ये डिजिटल इंडिया है। यहाँ पे कुछ ऐसा भी होता है कि आप क्या कर रहे हो, बातें यहाँ तक पता चल सकती हैं यदि कोई कोशिश कर ले तो फिर आप मैडम को ये मत सोचना कि देख नहीं रही तो बेवकूफ़ बना लोगे, ऐसा नहीं है। आप अब मुझे क्या है, बेवकूफ़ बन भी जाऊँगी तो आपको वहाँ से कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा यदि नहीं करते हो आप, ठीक है? तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुना करिए, ताकि कभी भी कोई भी राष्ट्रवाद के बारे में अब कभी बोले ना कि इस आधार पे राष्ट्रवाद का गठन होता है, तो आप ना उसे चुप कराने की हिम्मत रखो अब। और कोई बोले क्या, हमारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। राष्ट्रवाद की एक बहुत खूबसूरत सी डिफिनेशन अभी इससे निकलने वाली है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमें वो डिफिनेशन निकलेगी, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप पढ़िए सारा। हमें पढ़ना 2 पेज, 10 पेज, 15 पेज से पढ़ना सब कुछ है। उसमें से नोट्स में क्या लिखना है, वो कंक्लूजन हमें निकाल के लिखना है। उसका जो भी मीठा सा रस है वो निकालना है, और जो विष है उसे बाहर फेंक देना है। जो वेस्टेज है वो सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है उससे, तो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में राष्ट्रवाद की सिर्फ एक डिफिनेशन ही पता करने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए समझिए अच्छे से इसे, तभी आप एक उसकी डिफिनेशन निकाल पाएंगे क्लियरली। और कहीं भी डिस्कस डिबेट कहीं पूछा जाता है आपसे, तो आप उसका आंसर बहुत ही खूबसूरती से दे पाएंगे। और वो एलिमिनेशन मेथड होता है यूपीएससी में ना, ये एलिमिनेशन वाला बहुत काम आता है, सच में बहुत काम आता है। क्योंकि उसमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे आपको ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं 1 2 3। अब हमें तो भैया 2 में तो ठीक है कि होगा कि नहीं होगा, अब 1 में डाउट लग रहा, अब क्या करें, अब क्या करें। लेकिन जब हमारा क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, एक एक हमारा क्लियर होगा वर्ड, उसको पढ़ेंगे 1 से 2 बार 3 बार, वो हमारा आंसर कहीं ना कहीं हम आंसर तक पहुंच जाएंगे किसी न किसी तरीके से। यदि हमारा पूरे ये एक एक कंसेप्ट क्लियर है कि राष्ट्रवाद ये होता है या लोकतंत्र ये होता है, इसके अंतर्गत हमने ऐसी ऐसी चीजें पढ़ी थी, और लोकतंत्र से रिलेटेड कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया तो क्या दिक्कत है, हम कर लेंगे ना, दिक्कत नहीं है इसमें, हम आसानी से उसे कर लेंगे। तो क्योंकि यूपीएससी आपका फैक्ट पूछे ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और आज सक्सेस वही है, आज जो यूपीएससी का पैटर्न हो गया है, सक्सेस वही है जो कि सिर्फ इम्पोर्टेंट ना पढ़ के बुकें वगैरह पढ़े, सफलता उन्हीं को मिलेगी, ये बात मेरी याद रखिएगा।
ठीक है? कि यहाँ पे यदि हमने क्या पढ़ा कि हम देख लेते हैं कि बहुत सारी वेबसाइटें, बहुत सारा ये कि करंट अफेयर जो है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से है, उसी को हम देख लेते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पे हाथ नहीं लगाते हैं और हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि हम सब यदि ऐसा कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कहीं से कोचिंग से नोट्स मिल गए और हम सोचते हैं फैक्ट सीधे रट्टा मार लेते हैं, क्या दिक्कत है? और फैक्ट रट्टा मारने के बाद ना वो फैक्ट यूपीएससी पूछ ही नहीं रहा है। आप मार के जाओ रट्टा, क्या दिक्कत है? बहुत पढ़ो, बहुत नॉलेज है आपके पास। एग्जाम आपको क्रैक करना है, वो कभी होने वाला नहीं, क्योंकि आपने वो नहीं पढ़ा जो रियल में नीड है। हम आंसर भी लिखते हैं, हमें ये सारी चीजें नहीं पता होती है, हम कहाँ घूम फिर रहे हैं कुछ पता नहीं। हम योजना मैगजीन नहीं पढ़ रहे, कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ रहे, हम कहते हैं जल्दी जल्दी से काम निपटाते हैं, निकलते हैं। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, वो सब कहने की बातें होती हैं। जो सक्सेस हो जाते हैं तो कहीं न कहीं उनकी एक बहुत बड़ी पूरे रूम में उनके कबाड़ा मचा हुआ होता है, पूरी लाइब्रेरी बनी हुई होती है, वो सब पढ़ते हैं। लक बाय चांस किसी का हो गया, वो अलग बात है, लेकिन उसके अंदर भी वो बहुत पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो सब कुछ कर चुके होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई फिर जब हमारा 1 साल 2 साल बचता है तो फिर हम वहाँ पे अच्छे तरीके से ठीक है कि हम इम्पोर्टेंट पे ही ध्यान दें, लेकिन अभी यदि आप इसे वेस्ट समझ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बुक पढ़ना, यदि आप बुक नहीं पढ़ रहे हो ना, कोई कोचिंग क्लास भी आप ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो ये सब सही नहीं है। ये बुक का लेक्चर मैं डेली देती हूँ और इसीलिए देती हूँ कि शायद किसी दिन आप सो ना रहे हो, जग रहे हो, तो सुन ले मेरी बात को कि बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक से रिश्ता मत तोड़िएगा। कोई कोचिंग वोचिंग कुछ भी कर कितना भी पढ़ा ले, आपको किताबें ही नैया पार लगाएँगी। ठीक है? तो इसका मैं नहीं कहती कोचिंग नहीं करिए, यूपीएससी है, कोचिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कहीं न कहीं। लेकिन अभी आप जिस तरीके से कर रहे हैं, तो अभी बस करते रहिए, इसको कर लेते हैं, तो अच्छी बात होगी। और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती ना, आप बेझिझक पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो, स्टडी से रिलेटेड या आपकी पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड नहीं। हाँ, लेकिन आपको कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा, कोई सब्जेक्ट कैसे करना है, या मतलब जैसे कई सारे पेपर होते हैं हमारे यूपीएससी में, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं बेझिझक। मैंने बताया ना कि आप एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ सिस्टर, एज़ अ कुछ भी मानिए आप। ऐसा कुछ नहीं है, जब भी आप पूछेंगे, आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा और शायद आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। हाँ, थोड़ी देरी हो जाए, कभी-कभी देरी हो जाती है क्योंकि कमेंट नहीं देख पाती तो नहीं दे पाती हूँ आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर मैं देती नहीं हूँ। 2-4 दिन भी हो गया तो दे देती हूँ, ठीक है आंसर? तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, यदि सच में करना है, और जिन्हें नहीं करना उन्हें मैं कभी फ़ोर्स तो करती नहीं हूँ। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो ऑल द बेस्ट। अभी राष्ट्रवाद कंप्लीट हुआ नहीं है, इसे कंप्लीट करेंगे और अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है?